हम लोग ऑर्गेनिक एप्पल फार्मर हैं और हम लोग ऑर्गेनिकली इस काम को करते हैं। तो इसलिए जब बगीचे के अंदर हमारा ये रहता है कि हम लोग ऐसी क्रॉप लगाएं जिसमें फ्लावरिंग होती हो। तो कोरिएंडर में भी फ्लावरिंग होती है क्योंकि ये इंसेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पे जो सेब को अगर फ्लावर्स होंगे तो सेब पे अट्रैक्ट कम होंगे, वो उस क्रॉप पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारे सेब बच जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिकली हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह अवॉइड करते हैं, तो इस ढंग की हम क्रॉप लगाते हैं कि हम किसी तरह से पेस्ट मैनेजमेंट कर लें। तो उसके तहत भी इस पेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए भी कोरिएंडर एक बहुत अच्छी क्रॉप थी, तो उसको हम हर साल लगाते हैं। और हम लोग अपना घर का सीड है, इसको हम डेवलप भी खुद करते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा कोरिएंडर होता है उसका बीज अगले साल, तो हम पिछले 4-5 साल से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। और हर साल हम देख रहे हैं कि जो हमारी क्रॉप है, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनका जो शेप है, उनकी लेंथ है, या उनकी जो पूरा सरकमफेरेंस है, वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता ही आता। तो इस बार तो ऐसा हुआ कि पूरी क्रॉप, ऐसा नहीं कि कोई एक हमारे पास एक पौधा था या एक पौधा हो गया, और सबसे नेचुरल तरीके से उगाए गए हैं। क्योंकि हमारा जो मकसद था वो पेस्ट मैनेजमेंट का होता है, और उसी हिसाब से पूरे बगीचे में पूरी क्रॉप लगाते हैं। तो पूरी क्रॉप एक तरह से पूरी उनकी हाइट और उनकी जो ब्रेथ वगैरह सब कंसिस्टेंट थी। तो इसलिए कोरिएंडर फिर जो हर साल हम इसीलिए कोरिएंडर को उगाते हैं। तो इस बार तो जब देखा कि एक हाइट एक बहुत ज्यादा इसकी हो गई है, फिर हमने उसको कई, जैसे पहले लिम्का बुक में रिकॉर्ड किया, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको किया, फिर गिनीज बुक में। तो एक बहुत बड़ा विषय होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पतनगर, उत्तराखंड के अंदर पतनगर यूनिवर्सिटीज है, या ऐसे ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा विषय बना। मैंने तो इसका सीड का पेटेंट किया है, क्योंकि मेरी हर साल आ रही, तो वो भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कई लोगों को तो ये भी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा हो गया तो हो सकता है इसका कैरेक्टर चेंज हो गया हो, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एग्रोनॉमिस्ट आए, प्लांट पैथोलॉजिस्ट आए। तो उन्होंने देखा कि भाई इसकी इसके जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं, उसके एरोमा हो गया या सीड हो गया, सीड में जो भी चीज है बिल्कुल एकदम जैसे और छोटे कोरिएंडर के होते हैं उसी तरह से। तो इसका इट मींस कि इसका कोई कैरेक्टर चेंज भी नहीं हुआ है। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल था वो, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं सब इनऑर्गेनिक पे ही, ज्यादातर हमारे देश के अंदर ऑर्गेनिक पे काम करने वाले भी साइंटिस्ट या यूनिवर्सिटीज की बहुत बड़ी इस देश के अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो उनके लिए भी हमने कहा भाई आप इस पर रिसर्च करिए, बहुत बड़ा विषय है। वो कहते हैं कैसे हो गया, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा केमिकल फार्मिंग हम जो कर रहे हैं फर्टिलाइजर डाल के, और उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पूरा ICR आया, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है, अगर ICR भी अगर पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखें, इतना बड़ा कोरिएंडर नहीं उगा पाए। अगर राजस्थान में हम देखें, कोरिएंडर की सबसे ज्यादा क्रॉप होती है राजस्थान के अंदर, वहां भी नहीं हो पाया। तो हमने कहा ये एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक जिसे कह सकते हैं विषय हमारे आगे आता है। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा कारगर है बजाय के इनऑर्गेनिक फार्मिंग के? क्योंकि ये जो प्लांट्स हमारे यहाँ पे, धनिये की मैं आपको बता दूं, धनिया बड़ा होना, लंबा होना मेरे लिए कोई ऐसा मैटर नहीं रखता एज ए फार्मर। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरे जो क्रॉप उगाई, क्या उसकी यील्ड ज्यादा थी या नहीं थी, ताकि उसके और किसान इसको यूज कर सके। वो एक सबसे बड़ा था कि हमारे जो सारे प्लांट्स थे, कोई एक प्लांट नहीं, जो ओवरऑल क्रॉप थी, उसकी जो और कोरिएंडर होते हैं उनके मुकाबले कम से कम 10 to 15 टाइम्स उन पर ज्यादा थी। अगर हम एक किसान अगर कच्चा धनिया बेचता है तो वो 10 टाइम्स कम से कम उसका प्लांट, उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा थी, 10 टाइम हरा धनिया। सीड देखेंगे, वैसे एक धनिये के जो सीड जब होता है मुश्किल से 20 से 50 ग्राम निकलता है। हमारे प्लांट के अंदर कम से कम 200 से 400 ग्राम, जो सबसे बड़ा प्लांट था उसमें तो 550 ग्राम का हमारा सीड निकला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय है, जो पूरे देश के यूनिवर्सिटीज के लोग आए। तो इस पे तो रिसर्च चल रही है। क्या हमारा ये सारा का सारा, मैं तो ये कहूंगा, ये सब ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का नतीजा है। अगर हम ऑर्गेनिकली देखें, दो इसमें बहुत बड़ा एक विषय, एक बहस ये है कि अगर देखिए सबसे बड़ा काम है, सबसे पहला काम हम अपनी सॉइल को हेल्दी करें। तो हम पिछले जो 5-6 साल से अपनी सॉइल को जो हेल्दी करने का काम कर रहे थे, उसका नतीजा ये निकला कि ये गिनीज बुक में ये पौधे गए। ऐसा नहीं कि एक पौधा आ गया, पूरी क्रॉप सब 5.5-6 फुट से ऊपर के पौधे थे हमारे। हाँ, ये देखिए सबसे पहले तो हम सारे अपने जितने भी हमारे पास बहुत सारे किसान भाई आते हैं उनको ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप, मेरा अपना ये मानना है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो हमारे नेचुरल तरीके उनको हम अगर अपनाएंगे तो हमारी सॉइल, क्योंकि सॉइल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी सॉइल हेल्दी नहीं होगी तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
चाहे हल्दी कोरिएंडर की नहीं कोई भी फसल लेंगे वो अच्छी नहीं होगी। तो उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सॉइल को हेल्दी करना बहुत जरूरी है। और हमने क्या किया इस बार, जैसे आपने बताया इसका कौन से मेथड इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक मानना पड़ेगा जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से अपनी सॉइल को अगर हम उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये कोई 6 महीने या साल भर का प्रोसेस नहीं होता, कम से कम 3 साल लगते हैं कि जब आप अपनी सॉइल को ऑर्गेनिकली तैयार कर सको। उसके बाद आपको 3 साल के बाद आपकी सॉइल रिजल्ट देना शुरू करती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि एक अच्छे रिजल्ट्स आपको आए, तो ये जो मेरा जो पिछले जो 4-5 साल से जो मैं मेहनत कर रहा था अपनी सॉइल के ऊपर, कभी ये एक उसका नतीजा था। और हमने कंपोस्ट, जो दूसरा हम लोग इसमें क्या कई चीजें, जैसे आपने कहा टेक्निक, हम लोग जैसे इसमें नीम केक का इस्तेमाल करते हैं। साल में एक बार नीम केक, फरवरी के महीने के अंदर हम लोग नीम केक इसमें जरूर डालते हैं, जितने इंसेक्ट्स होते हैं। इसमें इफको कंपनी का आजकल एक सागरिका आने लग गया है, सीवीड एक्सट्रैक्ट 100% नेचुरल है, वो उसका प्रयोग हमने किया, कंपोस्ट का किया। और जीवामृत, एक जीवामृत बनाया जाता है, हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इन चीजों का हमेशा यूज करते हैं जिसकी वजह से ये फसल हो पाई है। अगर ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं उनको पता है जीवामृत कैसे बनाया जाता है, तो उसका हम जीवामृत का जो फॉलियर एप्लीकेशन होता है वो, और सागरिका, नीम केक और गाय का गोबर, ये इन चीजों के प्रयोग करने की वजह से ही ये कोरिएंडर इतना बड़ा हो। देखिए, एक कोरिएंडर एक ऐसा क्रॉप है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में हर जगह कोरिएंडर होता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे गर्म प्रदेश हमारा राजस्थान है, वहां भी कोरिएंडर सबसे ज्यादा राजस्थान प्रोड्यूसर है कोरिएंडर। और उत्तराखंड देखिए, हिमालय में हो रहा, कश्मीर में हो रहा, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां नहीं हो रहा। चाहे आप यूरोप को ले लो, अमेरिका को ले लो, या अफ्रीकन कंट्रीज को ले लो, गर्म से गर्म कंट्रीज, ठंडे से ठंडे कंट्रीज को ले लो, कोरिएंडर तो सब जगह होता है। टाइमिंग्स डिफर करती हैं। हमारे यहाँ होता है, हम लोग अभी हमारे यहाँ मई में होता है, आजकल हम लगाते हैं। तो कोरिएंडर सब जगह, ऐसा कुछ नहीं कि कोरिएंडर एक जगह, कोरिएंडर सब जगह होता है, सभी जगह, हर जगह की अपने क्लाइमेट के हिसाब से टाइमिंग्स और कुछ नहीं, थोड़ा 1-2 महीने आगे पीछे होता है, लेकिन कोरिएंडर सभी जगह होता है। इस पे कोई ऐसी बीमारी नहीं आती है धनिया के अंदर। धनिया एक ऐसी चीज कुदरत में, देखिए हल्दी, लहसुन, धनिया, इनमें आप देखेंगे आजकल कोरोना काल के अंदर इसे इम्यूनिटी के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स बनाए जिन पे पेस्ट लगते ही नहीं है, और तो इस पे भी कोई बीमारी नहीं आती है। हल्दी लगाएंगे, उस पे भी कोई बीमारी कभी हमने तो आज तक देखी ही नहीं कि हल्दी पे कोई बीमारी आ गई, या गार्लिक पे कोई बीमारी आ गई, और धनिये पे कोई बीमारी आ गई, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो वैसे पॉलिनेटिंग क्रॉप है। पॉलिनेटिंग क्रॉप का मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं, जब फूल आता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास आते हैं, लेकिन ये इसको हार्म नहीं करते। दूसरा, हमारा जो प्लांट है वो उसके नुकसान से बच जाता है, क्योंकि इसी के आसपास वो इंसेक्ट घूमते हैं, मंडराते हैं, क्योंकि इस पर खुशबू आती है, इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो, तो उसके बाद हमारा दूसरा प्लांट बच जाता है। ये है पेस्ट नहीं। देखिए, सीड्स का, सोर्स ऑफ सीड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप, हो सकता है कि आजकल हाइब्रिड के नाम पे सीड्स ही ऐसे हों, क्योंकि हमारे जो सीड्स हैं ये अपने घर के हैं, ट्रेडिशनल सीड्स हैं, कोई हाइब्रिड सीड्स नहीं है ये। तो बाहर से भी आप दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक सीड लेना चाहें तो उसमें एक नॉन जी, आप कहीं अगर अमेजोन वगैरह से ऑनलाइन भी अगर आप मंगाते हैं तो आप बोल दीजिए कि नॉन जीएमओ सीड्स दें, लिखा होगा, मतलब ऑर्गेनिक सीड्स होंगे वो आप इस्तेमाल करिए। तो और उससे आप उगा के देखिए तो आपको काफी। और फिर अगली बार अगर आपने एक चीज में आपको बता, आप खुद अपना सीड डेवलप करें। इस बार आप 2-4 गमलों में ये लगाइएगा धनिया का पौधा। जो सबसे बड़ा धनिया होता है उसका आपने सीड तैयार करना है। उस सीड को, आपका सिर्फ प्लांट भी हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट हेल्दी है तो उसका यील्ड भी अच्छा होगा। उसी का अगर आप बीज रखेंगे, अगर आप प्लांट ही आपका बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो उसका सीड रखने का कोई फायदा नहीं है। तो उस प्लांट का रखे, उसको अगले साल आप यूज करिए, तो 2-3 साल में आप देखेंगे कि आपकी जो वैरायटी है वो डेवलप, वो बदल जाएगी। मान लीजिए पहले साल 2 फुट हुआ, 3 फुट का पौधा हुआ, अब आपने 3 फुट का पौधे का सीड रखा, तो अगले साल आप 4 फुट, ऐसे करके तो आप खुद सीड डेवलप करेंगे, तो 2-3 साल इस प्रोसेस में लगेंगे। तो आप, हम लोग तो बहुत अपने देखिए, हम लोग तो सीड हुआ और उसको अपने देसी, क्योंकि हम लोग तो कुछ ऐसा उसमें कोई केमिकल या किसी उस चीज का सीड प्रिजर्व करने के लिए फंगिसाइड्स का या उसका प्रयोग तो हम लोग करते नहीं। तो हम लोग तो सीड्स निकाला, उसको बहुत बढ़िया तरीके से सुखा दिया और एयर टाइट किसी चीज में उसको रख दिया जहाँ पे, ताकि उसको किसी तरह की फंगस वगैरह ना लगे।
और उसको फिर 2-3 महीने के बाद तो फिर धनिये को दोबारा बोने का टाइम आ जाता है। इसका कोई इतने लंबे समय तक प्रिजर्व करने की जैसा तो है नहीं कि मुझे 1 साल के बाद। धनिये की क्रॉप तो हम लोग मई में निकाल देते हैं, फिर अभी आजकल फिर लगाना शुरू कर दिया हम लोगों ने।